जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन्हीं सवालों को करवाऊंगा, उन्हीं प्रश्नों को करवाऊंगा जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे साथियों खास है। तो आप अपने पेपर को आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को तगड़ा करना चाहते हैं और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं एमटीएस में एक सिलेक्शन लेकर, तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको जीएस के 25 सवाल कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद साथियों इंग्लिश भी आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश के भी पूरे 25 सवाल करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो इस प्रकार से हम पूरे मॉडल पेपर को साथियों देखेंगे। आप लोग थोड़े धैर्य के साथ साथियों इस वीडियो में कुछ मिनटों तक अगर बने रहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको अच्छा लगने लगेगा। आप इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवालों की साथियों बौछार आपको देखने को मिलेगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सा रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। देखिए आपको ये तो पता है ब्लड ग्रुप ओ वाले को सर्वदाता कहा जाता है, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, लेकिन ओ नेगेटिव वाले को या पॉजिटिव वाले को, तो ओ नेगेटिव वाले को कहा जाता है साथियों सर्वदाता। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए योजना आयोग की स्थापना साथियों कब की गई? देखिए योजना आयोग की जगह पर किसका गठन किया गया साथियों? 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये फुल फॉर्म हो जाएगी। योजना आयोग की स्थापना की गई साथियों वो 1950 में की गई और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ साथियों सबसे कठोर है? तो मैं कहूंगा हीरा जो है ना ये सबसे कठोर होता है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे ऊंची प्रतिमा है साथियों वो कौन सी है? फटाफट मुझे बताइए। तो अगर बात करते देखिए ये उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थी? तो ये तो साथियों जो सिपाही गदर विद्रोह हुआ था 1857 का, उससे संबंधित ही। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बता दीजिए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्या एक सेंचुरी काफी नहीं नामक किताब लिखी थी? तो किनकी बात चल रही है साथियों? तो सौरभ गांगुली ने लिखी थी। वीरेंद्र सहवाग नहीं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका डी होना चाहिए। कह रहे कि एक नृत्य कला एक रूप है, यानी कि एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसकी बात चल रही है? कथक नृत्य की बात चल रही है। कथक आपका साथियों जवाब हो जाएगा। जितने भी सवालों को करवा रहा हूं बहुत ध्यान से आपको देखते रहना है साथियों। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है मुझे बताइए? तो सबसे जो हमिंग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड साथियों ये सबसे छोटा जीवित पक्षी है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को कौन से वर्ष में अमान्य घोषित कर दिया गया था? तो आपको डेट याद होना चाहिए साथियों 8 नवंबर। क्या 8 नवंबर 2016 की रात्रि को क्या किया गया था? 500 और 1000 के नोटों के करेंसी को अमान्य घोषित किया गया था। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? देखिए जब हम बात करते, मैंने आपको एक बात बता दी थी कि अमीबा जो है ना ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है साथियों? ये एक कोशिकीय जीव है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, जबकि बिल्ली, मानव, घोड़ा ये बहुकोशिकीय हैं, है ना? तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए तराइन का जो युद्ध था वो 1192 में हुआ था, ये दूसरा युद्ध था। ये किसके बीच हुआ था साथियों? पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पर मिली पराजय से हुआ था? यानी कि अगर बात करते हैं साथियों मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच साथियों ये युद्ध हुआ था। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तट रेखा है? तो अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए तो गुजरात राज्य आप लोग लगा देना, क्योंकि गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है।
करके प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। मैं कहूंगा साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में किसी भी शिफ्ट में साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव इनका नाम है और कपिल देव ही इस पुस्तक के लेखक है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान नहीं साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि एजी एक प्रतीक है, एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो साथियों चांदी की बात चल रही है, चांदी आपका जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? शोभा मृदंगल की, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली, नैना देवी। मैं कहूंगा शोभा मृदंगल आपका जवाब हो जाएगा। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रख्यात गायिका है। अगला देखिए किसी विशेष निर्णय या किसी विशेष कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों वीटो कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है? इसको वीटो कहा जाता है। कह रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग की अगर बात करें साबुन बनाने में किया जाता है, अखबार बनाने में भी किया जाता है, धातुओं की चिकनाई हटाने में भी किया जाता है, लेकिन ये अचार के संरक्षण के लिए नहीं किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। तो आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला देखिए करके भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था मुझे बताइए? तो अगर आपका जवाब साथियों रमा देवी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक पास्चर, वाटसन नहीं साथियों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है ना इस पुस्तक के लेखक हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? तो कथकली की जड़ें की अगर बात करते हैं साथियों, कथकली कहाँ का है? ये तो केरल का है। कर्नाटक की अगर बात करें यक्षगान किया जाता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी किया जाता है, तमिलनाडु भरतनाट्यम किया जाता है। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चार मीनार कहां पर स्थित है? उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर साथियों आप लोग अपने एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रकार की कुछ पीडीएफ के बारे में साथियों बता रहा हूं। अगर आप ये पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका साथियों पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। देखिए पहली पीडीएफ में आपको दिए जा रहे हैं 10 मॉडल पेपर। जैसे आपका इस बार पेपर पूछा जाएगा ना वैसे 10 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं और हर सब्जेक्ट होगा, इसमें रीजनिंग होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, जीके जीएस होगी और उसके अलावा साथियों आपको प्रीवियस ईयर भी दिया जा रहे हैं, यानी कि जो एसएससी एमटीएस के पिछले सालों में जो पेपर हो चुके हैं वो सब पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ, है ना। और उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर आप ये पीडीएफ ले लेते हैं तो आपका ये जो पेपर है ना साथियों ये आसानी से क्रैक हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन है। चलिए तो बात करते हैं चार मीनार कहां पर स्थित है। तो चार मीनार तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश के पूरे साथियों कितने क्वेश्चन हम लोग देखेंगे? 25 क्वेश्चंस देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही लग रही है मुझे बताइए। चलिए तो थोरोफेयर की स्पेलिंग अगर बात करते हैं, देखिए थोरोफेयर की अगर बात करते हैं मेरा मानना है कि इसमें जो स्पेलिंग आएगी वो साथियों ये वाली आएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, है ना। थोरोफेयर की स्पेलिंग जो आएगी वो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, है ना। आपसे कहा जा रहा है दैट विच कैन नॉट बी रॉन्ग, यानी कि जो गलत नहीं हो सकता है ना, उसके लिए साथियों हम लोग यहाँ पर कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे मुझे बताइए। तो उसको क्या इररिफोर्टेबल कहेंगे साथियों? नहीं। उसके अलावा इनएक्यूरेट कहेंगे? नहीं साथियों। उसके अलावा इनफेलिबल कहेंगे? बिल्कुल साथियों। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? अचूक, यानी कि कोई चूक ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो। दैट विच कैन नॉट बी रॉन्ग उसको क्या कहेंगे? इनफेलिबल कहेंगे। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों
बेनेवोलेंट की अगर बात करें, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। देखिए बेनेवोलेंट का मतलब पता क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है परोपकारी। अब इसका एंटोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, इतनी सी बात आपको साथियों यहाँ पर बतलाना है। चलिए, परोपकार यानी कि जो किसी के ऊपर परोपकारी करे, है ना। डल तो नहीं कहेंगे, डल का मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, मूर्ख होता है ना। मर्सीलेस की अगर बात करें, मर्सीलेस का मतलब पता क्या होता है, बेरहम होता है, यानी कि जो किसी पर कोई उपकार ही ना करे, बेरहम, उसको बेरहम कहा जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड जो होगा, है ना, परोपकार जो रहम करे, बेरहम जो रहम ना करे, तो मर्सीलेस जो होगा वो बेनेवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना होता है ना। और इंजूरियस मतलब साधु हानिकारक हम लोग कह सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर एक खाली जगह आपको दे रखी होगी। हिज सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गेव हिम ए मेजर इन हिज करियर। खाली जगह आपको बता कहाँ पर है साथियों, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। यानी कि हिज सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसकी सफलता, गेव हिम ए मेजर यानी कि उसको देती है एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रो, ब्रेक अप या ब्रेक डाउन इन हिज करियर, उसके करियर में। तो साथियों यहाँ पर पता क्या आना चाहिए, ब्रेक थ्रो यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकास हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके करियर में उसको बहुत बड़ा विकास देती है साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी सफलता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको यहाँ पर बताना है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है इस पूरे सेंटेंस में। शी ऑलवेज गेट्स द बेटर इन क्यूरल्स, यानी कि झगड़े में, वेदर इट इज विद गर्ल्स और बॉयज, यानी कि वो बॉयज से लड़ती है, गर्ल्स से लड़ती है ना, और उसमें एक तरीके से झगड़ालू है एक तरीके से वो शी। तो यहाँ पर दिक्कत साथियों कहाँ पर है, मेरा मानना है साथियों कि दिक्कत आपको कहाँ पर लग रही है, फटाफट बताइए। देखिए बेटर इन नहीं आना चाहिए साथियों, बेटर ऑफ आना चाहिए यहाँ पर। तो दिक्कत कहाँ पर हो जाएगी, बेटर इन में हो जाएगी। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। देखिए लिखा हुआ है साथियों किंडर गार्डन, ये किंडर गार्डन है, एक होता है किंडर गार्डन, किंडर गार्डन होता है, गार्डन नहीं होता है साथियों, यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है साथियों, जहां पर शिशु वगैरह रहते हैं साथियों, शिशु मंदिर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या किंडर गार्डन का मतलब साथियों, किंडर गार्डन का मतलब शिशु मंदिर भी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, ये अगेन यहाँ पर नहीं है, ये अगेन यहाँ पर है, ठीक है ना, ये अगेन आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपको खाली जगह बताना है। यानी कि बीइंग फेलिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही डिड नॉट ट्राई अगेन, उसने दोबारा कोशिश नहीं की एक बार फेल होने के बाद। बीइंग फेल्ड आएगा, हैविंग फेल्ड आएगा या हैविंग फेल आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हैविंग फेल्ड आना चाहिए, हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले प्रयास में वो फेल हो गई, उसके बाद उसने क्या दोबारा कोशिश ही नहीं की, तो आंसर आपका जाएगा हैविंग फेल्ड के साथ। उसके बाद देखिए मोरल का सिनोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मोरल का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है मनोबल। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों मनोबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपीयरेंस हो जाएगा या एटीट्यूड हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। साथियों मैं कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। मोरल का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब पता क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। क्या कट्टर दुश्मनी होना साथियों हम लोग कह सकते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। तो अगर बात करते इसको क्या कहा जा सकता है, इसको बेइंग हॉस्टाइल कहेंगे, फ्रेंडली तो नहीं कहेंगे, इरिटेटेड, फैमिलियर नहीं साथियों, हॉस्टाइल कहेंगे, बेइंग हॉस्टाइल, ये भी इसका मतलब होता है। बेइंग हॉस्टाइल का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। उसके बाद देखिए ग्लोमी का आपसे सिनोनिम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ग्लोमी का मतलब क्या होता है, ग्लोमी का मतलब होता है साथियों उदास। क्या उदास इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या डल होगा। डल का मतलब क्या होता है साथियों, डल का मतलब वही सुस्त होता है। पेनफुल का मतलब क्या होता है साथियों, जो दिक्कत दे, दर्द है उसमें हो, लाइट प्रकाश, ब्राइट चमकीला। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ग्लोमी यानी कि उदास का डल हो जाएगा। डल में भी तो इंसान उदास टाइप का लगता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच दी सीशेल्स। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, वी थे ना, यहाँ पर साथियों आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए, खाली जगह क्या आएगा। तो वाइल वॉकिंग ऑन द बीच, यानी कि जब बीच पर वॉकिंग करते हैं तो वी कलेक्टेड इंक्रीज नीडेड सीशेल्स। सीशेल्स क्या होता है साथियों, जो होती है ना सीप,
जिनको कौड़ी कहते हैं, जो समुद्र के किनारे होती हैं साथियों, उनको। तो वी कलेक्ट आएगा साथियों यहाँ पर, वी कलेक्टेड सी शेल्स। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाता हो एक ऐसा बंदा, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, उसको सातु पेटू कहा जाता है। और पेटू लिबरल को नहीं कहते, ग्रीडी नहीं कहते, ग्लूटन को कहते हैं। तो ग्लूटन मतलब क्या होता है, पेटू होता है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स ओइंग टू द हैवी रेन्स, यानी कि हैवी रेन्स की वजह से, हैवी रेन्स के कारण द ऑफिस बिल्डिंग वाज बैडली, क्या बैडली डैमेज हो गई या डैमेजेस हो गई, क्या आएगा कुल मिला के यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर क्या आएगा, डैमेज्ड आ जाना चाहिए, यानी कि तेज बारिश की वजह से ऑफिस की बिल्डिंग जो है ना बुरी तरीके से डैमेज्ड हो गई। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है साथियों, बताइए। तो बेगर की अगर बात करें तो बेगर आपका ये स्पेलिंग सही है। बेगर का मतलब क्या होता है, भिक्षुक कहते हैं साथियों इसको, भिक्षुक। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, द बिहेवियर ऑफ हिज सी डॉटर, है ना, ये कुछ नहीं है साथियों। अब इसमें साथियों क्वेश्चन में मुझे दिक्कत, कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कहने के आपसे वंस इन ए ब्लू मून, क्या साथियों वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, साल में एक बार जो चीज हो, वंस इन ए ब्लू मून, इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लू मून, है ना। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों, क्योंकि ब्लू मून जो होता है वो साल में एक बार ही होता है, तो कहीं ना इनडायरेक्टली जो मैंने इसका मतलब बताया वही होता है। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, ब्लू मून भाई अक्सर थोड़ी ना होता है, साल में एक बार होता है तो नहीं होगा। नेवर मतलब कभी नहीं, ऐसा थोड़ी, ब्लू मून कभी नहीं होता है भाई, साल में एक बार होता है। यूजुअली नहीं कह सकते, रेयरली कह सकते हैं साथियों। रेयरली मतलब शायद ही कभी, कभी मतलब एक साल में एक बार। तो आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे कि कुछ नहीं, वी मस्ट रियलाइज दैट, यानी कि हमें रियलाइज होना चाहिए कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, गलतियों से जो हम सीखते हैं, आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अब दिक्कत पता कहाँ पे है, यहाँ पर साथियों आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए। तो दिक्कत कहाँ पर होगी साथियों, इस यहाँ पर होगी, और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक खाली जगह है साथियों, खाली जगह, और उससे पहले यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही, ये कुछ नहीं है। ही रिजॉर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग सुगरी फूड, है ना, या रिमूव्ड आएगा। तो मेरा मानना है साथियों यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड आना चाहिए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड करता है साथियों, है ना, हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग सुगरी फूड खाने से खुद को वो रिस्ट्रिक्टेड करता है, मनादी करता है, रोकता है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि माइजरेबल की अगर बात करें, इसका एंटोनिम क्या होता है माइजरेबल का। तो माइजरेबल का मतलब साथियों हम लोग कहीं ना कहीं दुखी कह सकते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, खुशी हो जाएगा, यानी कि जो खुश रहता है। तो माइजरली तो नहीं होगा, लोनली नहीं होगा, होपलेस नहीं होगा, चेयरफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एंटोनिम आपको बताना है सॉगी का। सॉगी का मतलब पता क्या होता है, सॉगी का मतलब होता है साथियों गीला। तो जाहिर सी बात है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम साथियों यहाँ पर सूखा हो जाएगा। तो सूखा हो जाएगा, मैं कहूँगा ड्राई होना चाहिए। ड्राई कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दैट विच कैन नॉट बी कनक्यूर्ड। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, मतलब कनक्यूर्ड मतलब जीता, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, उसको इनविंसिबल कहा जाता है साथियों। और इनविंसिबल कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सारी चीजें आप लोग साथियों सीखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर यू विल, क्या साथियों, यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, इसमें भी कुछ दिक्कत है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, ग्यूलेबल की अगर बात करें, ग्यूलेबल की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, सीधा साधा इसका मतलब होता है। कोई अगर ग्यूलेबल है यानी कि सीधा साधा है वो, है ना, तो इसका सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा, क्रेडिबलस हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा साथियों। इनोसेंट आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए, 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, ठीक है।
अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, यानी कि कुल मिला के 5 आदमी है तो 1 2 3 4 5। कह रहे हैं कि अखबार को पहले पढ़ने वाला, मान लीजिए पहले ये वाला बंदा पढ़ता है, ठीक है ना, पहले ये वाला बंदा पढ़ता है तो कोई भी होगा, लेकिन ये पहले वाला पढ़ने वाला इसको जो देता है वो टी को देता है, यानी कि टी दूसरे नंबर पर अखबार को पढ़ेगा। कह रहे कि अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, अंत में इसने पढ़ा, है ना, ये इसने किससे लिया, आर से लिया, तो आर यहां पर आएगा। करके क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो क्यू इसे पढ़ने वाला पहला ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्यू सा तो यहां पर आएगा। कहने के पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले थे, कौन थे, देखिए पी क्या लिखा हुआ है, पी और आर, हो सकता हो पी यहां हो, आर यहां हो सकता हो आर यहां हो, पी यहां हो, सॉरी क्या कहा जा रहा है कि पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले थे। अच्छा पी और आर, अच्छा पी और आर की बात करें, आर ये हो गया तो जाहिर सी बात है पी हो जाएगा, यही तो कहने कि पी और आर के बीच पढ़ने वाले थे, है ना, 2 पढ़ने वाले थे, तो 2 पढ़ने वाले। अब देखिए पी हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, पी टी क्यू आर, बचा क्या एस, तो एस आपका यहां पर आ जाएगा। कह रहे अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन था, क्यू था, तो क्यू आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए जरा, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। समझ गया साथियों, कहने का मतलब इनके ये है कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से इस पूरे कागज को फोल्ड किया जाता है और ये नीचे वाला भाग जो है ना इसके ऊपर आ जाता है, तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा 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 या ऐसा। देखिए मेरे हिसाब से साथियों जब ये लाइन ऊपर चली जाएगी तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन कुछ ऐसे करके बनेगी, है ना, ये लाइन कुछ ऐसे करके बनेगी। एक सेकेंड, ये लाइन की अगर बात करें कुछ ऐसे करके बनेगी और ये लाइन जो होगी साथियों ऐसे करके बनेगी। तो ऐसा कहां पर बना, यहां पर नहीं बना, यहां पर भी नहीं बना, यहां पर भी नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को साथियों और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि 12 20 से 28 बनाया गया है, 31 21 से 11 बनाया गया, तो 21 19 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए मेरा मानना है कि 12 से 20 हुआ है, 8 बढ़ाया गया है ना, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, 20 से 28 हुआ है, 8 बढ़ाया गया। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर तो घटाया गया, कितना घटाया गया, 10 घटाया गया, और यहाँ पर भी 10 घटाया गया है, तो 8 और 20 इसके बीच का नंबर क्या है, 9 है। क्या 9 यहाँ पर 9 तो नहीं किया, यहाँ पर साथियों 2 घटाया गया, तो मेरा हिसाब से यहाँ पर भी 2 घटाया जाएगा, और जब 2 घटाया जाएगा तो 17 यहाँ पर आ जाएगा। क्या 17 ऑप्शन में है, देखिए साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में 17 मुझे दिख रहा है, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करिए। जैसे अंगूर गुच्छा, यानी कि अंगूर का गुच्छा होता है, सही। फूल का गुलदस्ता होता है, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों का झुंड होता है, बिल्कुल सही। आदमियों का कक्षा नहीं होती है, आदमियों का कहीं ना कहीं हम लोग साथियों समूह कह सकते हैं। तो कौन सा असंगत युग्म है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला असंगत युग्म है। तो ये क्या होगा, या आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही है, उसके बाद इन 2 लाइन का क्या किया गया है, एक यहाँ पर लाइन बना दी गई, एक यहाँ पर बढ़ा दी गई, ये देखिए, है ना। उसके बाद क्या किया गया है, अगले स्टेप में यहाँ पर से बढ़ा दी गई और यहाँ से बढ़ा दी गई, देखिए है। अब अगली स्टेप में साथियों हम लोग क्या करेंगे, अब साथियों यहाँ पर जो है ना अगली स्टेप में हम एक ये लाइन बढ़ा देंगे और एक ऐसे करके ये लाइन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर कभी भी ऐसा सवाल है, इस पूरे सवाल में, इस टाइप के सवाल में सिर्फ एक नंबर दिया होता है, 15%, 25%, 20%, 10%, कुछ भी दे सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो आपको एक सूत्र लगा देना है, x + y, x गुणा y/100, ठीक है ना। अब x को भी आपको 15 मानना है और y को भी आपको 15 मानना है ना। तो 15 + 15 + 15 गुणा 15, है ना, और बटे क्या आ जाएगा साथ, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 15 15 आपका हो जाएगा 30, और ये 15 की 15 से गुणा करोगे 225 हो जाएगा, बटे में साथ यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे साथियों तो एक काम करिए, 2 0 हैं, हटेगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 30 और 2.25 कितना होता है, तो 32 पॉइंट क्या साथियों,
32.25% यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि A अनुपात B बराबर अगर 7:8 है और B अनुपात C बराबर 7:9 है तो का अनुपात क्या होगा? क्या क्या का अनुपात क्या होगा? यानी कि मेरे हिसाब से A अनुपात B अनुपात C का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात देखते हैं। अगर कभी भी आपको सवाल में A अनुपात B का अनुपात दे रखा हो और B अनुपात C का अनुपात दे रखा हो और A अनुपात B अनुपात C पूछे तो यहाँ पर ऐसे करके बना देना। यानी कि अगर बात करते हैं A अनुपात B कितना है 7:8, B अनुपात C कितना है 7:9, यहाँ पर भी ऐसे बनाइए। अब आप क्या कर दीजिए, अब आप देखिए 7 की गुणा 7 से कराइए 49 आया तो ये A हो जाएगा। 7 की गुणा 8 से कराइए 7 8 56 ये B हो जाएगा। 8 नीम कितना हो जाएगा साथियों? 8 64 8 नीम 72 ये आपका C हो जाएगा। तो देखिए 49 56 72 कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 49 56 72। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रही कि रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया। यानी कि उसको उस संख्या को 2 से भाग करना था भैया, लेकिन 2 से गुणा कर दिया, गलती से उसने गुणा कर दी। परिणामी संख्या उसकी मान से कितना प्रतिशत है? कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो आपसे जो प्रतिशत पूछा जाए तो आपको पता क्या करना है साथियों, आपने जो गलत संख्या यहाँ पर लिखी है, गलत संख्या बटे जो आपको सही संख्या लिखना चाहिए था वो नीचे लिखना है आपको, है ना। और इसकी गुणा आपको 100 से करा देनी है, बस इतना सा काम करना है। तो गलत क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है, 2 से भाग करना चाहिए था, 2 से गुणा। मान लीजिए वो संख्या x है ना, तो 2 से गुणा हमने इसकी कर दी, लेकिन करना क्या चाहिए था, 2 से भाग करना चाहिए था, यानी कि x की भाग 2 से करना चाहिए थी और गुणा 100 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 नीचे है ना, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x बटे x गुणा आपका 100 हो जाएगा। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें परिणामी संख्या उसके मान से कितना प्रतिशत है तो 400% है। 400% कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि किसी वर्ग, ठीक है, किसी वर्ग तथा किसी वृत्त का परिमाप समान है। यानी कि अगर वर्ग की अगर बात करते हैं साथियों तो ये हो जाएगा और वृत्त की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा। इन दोनों का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल साथियों कितना होता है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 है। अब यहां से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल को हमें साथियों यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको देखिए आप लोग। तो अगर बात करते हैं पाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1386 गुणा 7 हो जाएगा बटे साथियों यहाँ पर 22 हो जाएगा। क्या 11 से कटेगा? देखिए एक बार अगर 11 से कट करे, 11 एकम 11 हो जाएगा, 12 13 2 जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 6 जाएगा, है ना, 11 छंग 66 हो जाएगा, कट जाएगा, 11 दूना 22 हो गया। 2 से कट करिए, 2 छंग 2 तियां 63 सत्ते कितने होते हैं, देखिए जरा साथियों, 63 सत्ते कितने होते हैं, 7 तियां 21 हो जाएगा, 6 छंग 36 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 47 44 हो जाएगा। ये तो 21 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि आर बराबर जो आएगा वो साथियों 21 आएगा। तो अब आपको आर का मान पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का काम साथियों हम लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हमने यहां पर से हटा दिया। अब यहां पर कहा गया था कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है ना, वर्ग का परिमाप और साथियों वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपसे यहां पर साथियों जो है ना वो पूछा जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का परिमाप है ना, वृत्त का परिमाप बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के बराबर। अच्छा वृत्त का परिमाप कितना हुआ साथियों, है ना, वृत्त का परिमाप की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 पाई आर हुआ
और वर्ग की अगर बात करें, वर्ग का परिमाप क्या होगा साथियों, वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा। ये तो होता है वर्ग का परिमाप, है ना। अब साथियों यहाँ पर r का मान हम रख देते हैं, हमने अभी निकाला है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना 21 हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल साथियों क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो यहां से हम a का मान निकालेंगे, फिर a स्क्वायर कर देंगे, 7 से कट करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया साथियों, 44 हो गया, है ना। एक सेकंड रुकिए, 44 हो गया। 44 गुणा 3 अगर बात करते हैं साथियों, ये 4 आपका नीचे आ जाएगा और ये a हो जाएगा, 4 से कट होगा 11, 11 3 33 हो जाएगा, a बराबर 33 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, यानी कि 33 गुणा 33 की अगर बात करें, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, 9 आ गया, 18 आ गया, 10 आ गया, 1089 आपका जवाब हो गया, 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से एक टेबल खरीदी, मतलब 275 रुपए की एक टेबल खरीदी, और वह 5060 में 16 टेबलें बेचता है। अगर हम 5060 को 16 से भाग देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक टेबल उसने कितने रुपए में बेची है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ पर अगर बात करें तो 5060 को 16 से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, भाग देते हैं, 16 कम 16 32, 16 तियां 48, 16 तियां 48 हो जाएगा, 2 जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा साथियों, 16 कम 16 हो जाएगा। अब 10 जाएगा तो ये 100 बचे, 0 लगा दिया, 16 पंजे 80, 16 छंग कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छंग 96 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, बचेगा 4 पॉइंट लगे, 0 बढ़ाया हमने, है ना। 40 हो गया, 16 दूना कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 8 बचा है साथियों, 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, एक मेज का विक्रय मूल्य क्या है ना, एक मेज का जो विक्रय मूल्य आया है वो 316.25 रुपए, यानी कि वो खरीदा है उसने एक टेबल को 275 में, बेचा है 316 रुपए में। तो कहने कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, 316 में से आपको 275 को साथियों घटा देना है, तो 25 आ जाएगा, और ये 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 31 में से ही आपका 4 आएगा, यानी कि 41.25 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। बस इसको प्रतिशत में बदलना है आपको, तो गुणा 100 से करना, और नीचे आप क्या लिख देना, क्रय मूल्य साथियों नीचे आप लिख देना, जो कि कितना है ना। एक तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर 275 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक लगा के 2 0 बढ़ा लेंगे, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका जो है ना वो साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर 5 से कट करते हैं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। क्या ये 11 से कटेगा, देखिए इधर, क्योंकि ये 11 से कट रहा है ना, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55 हो जाएगा। 5 से कट होगा, 5 से कट हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 15% का प्रॉफिट होगा। 15% कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आप लोग बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 105 दिन में करते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम करते जाएंगे। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 105 दिन में करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं, ठीक है। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। और कह रहे हैं कि पी और आर मिलकर, क्या पी और आर मिलकर साथियों उस काम को, ये क्या है भाई, पी और आर मिलकर उस काम को 126, ये कुछ नहीं होगा, 126 दिन में करते हैं, ठीक है। 105, 90, 126 दिन में करते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कह रहे कि पी क्यू आर एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि अगर साथियों पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों लोग मिलते हैं तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए एक ऐसा नंबर हम लोग निकाल लेते हैं जो कि 105 से 90 से 126 से कटे। वो क्या नंबर हो सकता है मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है ना, मुझे साथियों नहीं पता है अभी क्या नंबर। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे एक, तभी तो हमें वो नंबर पता चलेगा 105, 90 और 126 का। सबसे पहले अगर बात करते हैं 2 से कट करें, 2 से साथियों यहाँ पर 3 से कट करें, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से कट कर लीजिए। 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तियां 9, 0 आ गया। 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 आ गया। अब साथियों अब 2 से कट कर लें साथियों,
35 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, ये 15 आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा। अब 3 से कट करिए साथियों, ये आ गया 3 पंजे 15 आ गया, 3 सत्ते 21 आ गया, है ना। अब साथियों ये अगर 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35 आ गया, 5 एकम 5 आ गया। अब 7 से कट होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 तियां 18, है ना। 18 की गुणा 7 पंजे 35 से कर दीजिए, 18 की गुणा 35 से आप लोग कर दीजिए, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 और आपका 9 हो गया, और 24 हो जाएगा साथियों, 2 लगेगा, 3 अब 3 5 आ जाएगा, है ना। तो ये इसको कैलकुलेट करिए, 0 आ गया, 13 आ गया, 630 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो आया है वो 630 आया है। अब अगर बात करें साथियों, इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत है। चलिए, हमने इसको यहाँ पर से हटा दिया। अब हम अगला काम करते हैं। अगला काम हमारे पास क्या है? अगला काम है, अब देखिए 105 ये 630 से भाग होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल भाग होगा। कितने भाग? 105 छंग मेरे ख्याल से जो है ना वो 630 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 की अगर बात करें 7 नीम 63, यानी कि 90 सत्ते 630 हो जाएंगे, और इसकी अगर बात करें मेरे हिसाब से 5 में कटेगा, 126 पंजे 630 होंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का साथियों मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया P और Q ये एक दिन में 6 काम करते हैं, Q और R एक दिन में 7 काम करते हैं, P और Q एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है ना। और टोटल काम क्या है? ये 630 जो है ना, ये टोटल काम है। तो अब आपको साथियों क्या करा लेना है? अब इनकी क्षमता की अगर बात करें, देखिए ये सब 2 बार हैं, 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो 2 और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे साथियों? P प्लस Q प्लस R लिख लेंगे, और बराबर में इनकी क्षमता जो है ना इसको जोड़ लेंगे। देखिए 6 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया? ये आपका कितना हो जाएगा? 12 और 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 18 आ गया। अब P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा? 2 से भाग होगा ना, तो ये 9 आ जाएगा। P प्लस Q प्लस R कितना हो गया? इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9 आ गई। समझ गए ना। तो कुल मिला के अगर बात करें, टोटल काम अगर 630 है और तीनों लोग मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? हो जाए, बहुत आराम से हो जाए। 9 पंजे 45, 9 चंग 54, है ना। 9 पंजे 45, 9 चंग 54, 9 सत्ते आपका 63 होता है और 0 लग गया, यानी कि 70 दिन लगेंगे अगर तीनों काम करते हैं। तो 70 आपका जवाब हो जाएगा। और 70 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पीडीएफ को जाकर ले लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या कंटेंट है एग्जाम को क्रैक करने का। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।